गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बीकॉम 5th सेमिस्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में रेल यातायात एवं जल यातायात इस पर हम बात करेंगे। रेल परिवहन एवं जल परिवहन इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जल परिवहन में कई भारत में रेलों का विकास या रेलवे का विकास हमने इस पर चर्चा की थी। भारतवर्ष में रेल निर्माण का विचार हमें जहाँ तक कि 1831-32 में लॉर्ड बेंटिक के समय किया गया था। विभिन्न रेल मार्गों की योजनाएं भारत में बनाई गई थी। 1845 में रेल प्रयोगात्मक रेल लाइनों की स्वीकृति दी गई, जिसमें कलकत्ता में रानीगंज, बम्बई में कल्याण थाने और मद्रास में अरक्कोनम यहाँ पहली भारतीय रेल चलाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रैंड इंडिया पेनिनसुला आदि से सरकार का एक समझौता हुआ। इसमें रेल निर्माण कंपनियों द्वारा सरकार की गारंटी के अंतर्गत रेलवे का आरंभ किया गया था। इसमें रेल का विकास करना, ये तो हमें विभिन्न योजना कालों में रेलवे का विकास हुआ है, जिसमें रेल का मुख्य उद्देश्य जो युद्ध काल में यानी 1929 के युद्ध में जैसी रेल की पटरियां उखाड़ी गई थी, घिसे पिटे साज सामान का पुनर्स्थापन करना था। इस काल में 700 किलोमीटर, कम से कम 700 किलोमीटर रेल मार्ग जो युद्ध काल में उखाड़ा गया था, फिर से उसको स्थापित किया गया। 1300 किलोमीटर लंबे नए रेल मार्ग बनाए गए और नई प्रकार की रेल लाइन यात्री यातायात में 15% और माल उत्पादक में 49% वृद्धि इसमें हुई। इस काल में 423 करोड़ रुपया व्यय किया गया। ये तो प्रथम योजना में। द्वितीय योजना में भी 12,880 किलोमीटर जीर्ण शीर्ण रेल पथ का सुधार किया गया, जो 1,212 किलोमीटर रेल पथ दोहरा किया गया। इसमें 427 किलोमीटर जो रेलवे लाइन बड़ी लाइन में बदला गई। 1,311 किलोमीटर नई रेल मार्ग बनाया गया। 362 किलोमीटर लंबे पथ पर विद्युत का प्रयोग किया गया। इस काल में यात्री यातायात 25% और माल यातायात 35% में इसमें वृद्धि हुई। इस काल में 1044 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इस प्रकार से द्वितीय, तृतीय, तृतीय यानी पंचवार्षिक, छठी योजना, 7वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना तक यानी 11वीं योजना तक रेलवे में कई प्रकार के चुनौतीपूर्ण वर्क किए गए। यानी इसमें 11वीं पंचवार्षिक योजना में एक बड़ी चुनौती और उच्च कोटि का कार्य, उच्च कोटि की सेवा की मांग बढ़ते हुए उस पर पूरा ध्यान रखा गया। रेलवे की विभिन्न बड़ी योजनाओं में एक रेलवे परियोजना का आयोजन बड़ी मात्रा में सरकार ने किया, जिन्हें पूरा करने के लिए वर्तमान कीमतों पर 65,000 करोड़ की रेलवे में आवश्यकता बताई गई। 65,000 करोड़ की आवश्यकता रेलवे में बताई गई और इस परियोजना को लागू करने के लिए नई रेलवे लाइन, गेज परिवर्तन लाइन, दोहरा रेलवे का दोहरा करना, विद्युतीकरण करना, ट्रैफिक सुविधाओं में कार्य करना, महानगर परिवहन परियोजनाओं की सेवाएं करना, अन्य इसमें अनुमानित व्यय 56,154 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया। अनुमानित राशि का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय रेलों में कई प्रकार का महत्व, यातायात की दृष्टि से देखेंगे तो विभिन्न साधनों में रेलवे का सर्वाधिक महत्व है। इसको इस प्रकार समझा जाता है कि अधिकांश रेल मार्ग उन क्षेत्रों में बनाए गए जिसमें उपजाऊ और घने बसे
घनी बस्ती यानी व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्याओं की बस्ती सबसे ज़्यादा है, इन क्षेत्रों में यात्री और माल ढोने के लिए बड़ा समय मिलता है और इसके कारण रेलों का विस्तार विशाल तरह से भारत में किया गया। रेलवे का जो विकास और विस्तार किया गया वो समुद्र तटीय बंदरगाहों को भीतरी औद्योगिक और व्यापारिक नगरों से जो भी जोड़ा जाता है, विदेशियों से आयातित माल वितरण करने के लिए या विदेशों से जो माल का निर्यात किया जाता है उसका सहयोग प्राप्त होने के लिए या कच्चा माल कारखानों का माल एवं बाजार क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने के लिए रेलों का निर्माण किया गया। रेलवे ने देश में प्रादेशिक सांप्रदायिक भावनाओं, छुआछूत की भावनाओं या सामाजिक संगठन पर प्रभाव बड़े पैमाने में डाला है। इसके कारण लोगों में गतिशीलता ना, जीवन यापन करने की गतिशीलता या भ्रमण प्रियता या मनोरंजन की भावनाएं लोगों की बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। रेलवे ने देश के सुदृढ़ क्षेत्रों में एक दूसरे से पड़ोस में लाकर बिठा दिया गया। रेलवे के कारण अकाल के भयानक परिणाम को छुटकारा मिला। यानी जब भी अकाल होता है तो रेलवे वहाँ सहकार्य की भावना से दौड़ती है और वहाँ रेलवे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दैवीय विपत्ति, जब भी देश पर विपत्ति आती है, संकट आता है या इकोनॉमिक या क्राइसिस या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ऐसे समय में माल एवं अनाज पहुंचाने के लिए भारी मदद रेलवे की मिलती है। किसानों को उन्नत बीजों या खाद या उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त करने के लिए रेलवे की सहायता ली जाती है। उनकी उपज दूर दूर तक मंडियों में माल पहुंचाना या कृषि का एक व्यापारिक रूप निर्माण करने के लिए रेलवे बड़ा योगदान साबित हुआ। औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, कोयला, खनिज तेल और श्रम, इनको जुटाने के लिए रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। अन्य सभी प्रचलित विस्तृत साधनों में रेलवे सबसे सस्ता यातायात साधन प्राप्त हुआ है। भारत देश में रेलवे बड़ा सस्ता यातायात साधन प्राप्त हुआ है। भारत में यात्री किराया एशिया के सभी देशों से कम है और ऐसा माना जाता है कि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि रेलवे द्वारा ने कम समय में और इच्छित स्थानों पर रेलवे द्वारा वो वस्तुओं को, शीत वस्तुओं को ले जाया जा सकता है या रेलवे मार्ग के कारण नई बस्तियों को जन्म दिया, नए शहरों का निर्माण हुआ और जहाँ रेल बस्तियाँ नगर महानगर के रूप में विकसित हो गई, रेलवे के कारण महानगरों का विस्तार बड़ी मात्रा में हुआ। भारत जैसे विशाल देश में सुदृढ़ प्रशासन और सुरक्षा रेलवे द्वारा ही संभव हो सकती है। रेलवे द्वारा ही बड़ी मात्रा में सुरक्षा और सुदृढ़ सुशासन भारत सरकार को प्राप्त हो सकता है। भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है और विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। 1951 में रेल मार्ग 53,596 किलोमीटर रेलवे मार्ग था पहली पंचवार्षिक योजना में। उसको 31 मार्च 2014 तक अगर देखेंगे तो 65,808 किलोमीटर इतना रेलवे मार्ग का विस्तारीकरण किया गया और आगे 2019 तक तो बड़े पैमाने में भारत सरकार ने रेलवे का विस्तार किया है। जहाँ रेलवे नहीं जा सकती थी, पहाड़ियों में या जम्मू कश्मीर के खुरे में रेलवे का बड़ी मात्रा में रेलवे का विस्तारीकरण किया गया है। रेल मार्ग 388 किलोमीटर से बढ़कर 18,600 किलोमीटर विद्युत रेल मार्ग हमारे देश में स्थापित किया गया। तो इस तरह से रेलवे का विकास या रेल यातायात का विकास बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। रेल विकास में के मुद्दे और उसकी समस्याएं काफ़ी बड़े हैं। जब से
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से के प्रयत्नों द्वारा भारत में रेल मार्ग बिछाया गया और उसका एक्चुअली इसमें कई प्रकार के रेलवे मार्ग, रेल परिवहन या रेल विकास के मुद्दे पर काफ़ी समस्याएं भी दिखाई देती है। इसमें यात्री सेवाएं तथा वस्तुओं का आवागमन करते समय काफ़ी समस्या दिखाई देती है। रेलवे की उपलब्ध क्षमता का यात्रियों द्वारा अथवा व्यापारियों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता कम होने के कारण अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के आवागमन को प्राथमिकता दी जाती है और औद्योगिक प्रगति में रुकावट न पड़े ऐसी योजनाएं, बार बार सुधारित योजनाएं इसको अपनाई जाती है। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि यात्री ट्रेनों का विस्तार यात्रियों की संख्या की तुलना में बहुत कम हो गई और इसके परिणाम स्वरूप यात्री गाड़ियों में भीड़ भाड़ बढ़ी और यात्री सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाना कठिन हो गया। अभी भी यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें आती है। पैसेंजर्स को रेलवे यातायात में काफ़ी दिक्कतें आती है। टेक्निकल या मॉडर्न इसको मॉडर्नाइजेशन करना या मशीनीकरण द्वारा उसको सुधारित करना ये भी बड़ा कठिन है। तो भारत सरकार रेल बजट, स्वतंत्र रेल बजट में काफ़ी प्रावधान होता था और रेलवे की अभी वर्तमान स्थिति में रेलवे का सबसे ज़्यादा निजीकरण हो रहा है। सरकार ने 121 रेलवे गाड़ियाँ प्राइवेट क्षेत्र में शुरू करी है। उससे भी देश की आय, रेलवे का इनकम बढ़ने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास निजीकरण द्वारा करना चाहती है। ये भी बड़ी सुधार पाई जाती है। पूंजी की संरचना करने के लिए या वित्तीय साधनों की पूर्ति करने के लिए या रेल सेवाओं का विस्तार करने के लिए या तकनीकी सुधार, रेलवे में तकनीकी सुधार करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाता है। यानी वित्तीय साधनों की पूर्ति निर्माण करने के लिए रेलवे विस्तार कार्यक्रमों द्वारा जो भी सफलता प्राप्त होती है, भारत सरकार को वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है और रेलवे को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने 8वीं 9वीं पंचवार्षिक योजना में 36,500 करोड़ रुपए और 9वीं पंचवार्षिक योजना में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। और इसमें प्रतिवर्ष योजना 8वीं पंचवार्षिक योजना में रेलवे पर प्रतिवर्ष 7,300 करोड़ रुपए और 9वीं पंचवार्षिक योजना में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करना पड़ा। तो इस तरह से वित्तीय सुधार की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही और जो पूंजी की पुनर्संरचना करने के लिए अभी तक रेलवे के लिए वित्त प्रदान करने की नीति यही रही कि सामान्य रेवेन्यू, कॉमन जो रेवेन्यू से बजट के अधीन सहायता ब्याज देय पूंजी के रूप में दी जाती है। इस पर ब्याज देना होता है और हालांकि ब्याज की दर बाजार की दरों से कम होती है। भारत में रेलवे में भाड़ा नीति की भी सामाजिक उत्तरदायित्व उसका इस कारण रेलवे को बहुत से अलाभकारी लाइनों का भी और सेवाओं में अलाभकारी सेवाएं उपलब्ध करना पड़ा। उपनगरीय व अन्य सेवाओं में भारी घाटे उठाने पड़े, रेलवे को भारी मात्रा में घाटे उठाने पड़े। इसलिए यह आवश्यकता है कि आवश्यक उपभोक्ताओं की वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, लोहा या आदि हानि बड़ी मात्रा में हानि उठाकर जो भी सामग्री ले जाना चाहते हैं, भाड़ों की पर रोक की नीति या पर न इसके परिणाम स्वरूप रेलवे की यात्रा या कोचिंग सेवाओं पर प्रतिवर्ष 1,400 करोड़ रुपए का घाटा रेलवे को उठाना पड़ा। नहीं, इस तरह से रेलवे घाटे में चलती रही। तो रेलवे सेवाओं का विस्तार भी अगर देखेंगे तो रेल की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही
अपर्याप्त मात्रा में रेल है दिखाई देता है। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी रेल पहुंचना या रेलवे मार्ग पहुंचना शेष है या बाकी है। यानी हर साल रेलवे नेटवर्क के विस्तार से अपनी सीमाएं बढ़ाती है और भविष्य की जो प्लानिंग के आधार पर रेल सेवाओं की विकास करने का सुझाव भी प्राप्त होता है। इस सुझाव में 2902 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान भी सरकार ने पूरा किया है और 2306 किलोमीटर की गेज बदलने की बात भी सरकार ने लक्षित की गई थी। इस पर 2000 तक तो न्यूनतम आवश्यकता माना गया, परंतु इस चुने हुए विस्तार को 4400 करोड़ का निवेश की जरूरत थी। 4400 करोड़ रुपए की निवेश की जरूरत थी। यह निश्चय किया गया कि यह बहुत बड़ी धनराशि निवेश द्वारा प्राप्त करने के लिए रेल भाड़ा भी कई मात्रा में रेल भाड़े में बदलाव किया गया या रेल भाड़ा बढ़ाया गया। वित्तीय यानी इस तरह से रेल विकास की कई प्रकार के मुद्दे और उसकी समस्याएं देखने को मिलती है। इस तरह से जल परिवहन, भारत में जल परिवहन भी उतना ही महत्व है जितना रेल परिवहन सड़क परिवहन महत्वपूर्ण था, उतना ही जल परिवहन भी महत्वपूर्ण है। भारत में जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से मिलता है। जल परिवहन का उपयोग या जल परिवहन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कई प्राचीन कालों से प्राप्त होता है। आज आधुनिक परिवहन साधनों का विकास हो उसे मानते हैं। आधुनिक परिवहन, जल परिवहन आधुनिक परिवहन साधनों का विकास माना गया है, किंतु जल परिवहन आज भी उतना महत्वपूर्ण है जितना पास्ट टेंस में था, जो भूतकाल में था। यह सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। जल परिवहन यह रेलवे और सड़क से भी सस्ता साधन या सस्ता परिवहन माना जाता है। यह प्राकृतिक परिवहन के माध्यम से माना जाता है। इस मार्गों के रखरखाव पर बहुत कम व्यय होता है। जल परिवहन की कई श्रेणियां हैं, जैसे आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन एवं समुद्री जल मार्ग। जो आंतरिक जल परिवहन या जल मार्ग के अंतर्गत नदियां, नहरें इसमें सम्मिलित की जाती है। सामुद्रिक जल परिवहन में समुद्र तटीय तथा महासागरीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से आंतरिक जल परिवहन भारत में किस तरह से है, इस पर हम बात करेंगे। भारत में आंतरिक जल मार्गों का जो विकास है वो विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है, क्योंकि अंतरस्थलीय जल मार्गों की लंबाई लगभग देखेंगे तो 52,000 किलोमीटर दिखाई देती है, किंतु इसमें 14,500 किलोमीटर जल मार्ग के रूप में प्रयोग में होता है। 14,500 किलोमीटर जल मार्ग के रूप में प्रयोग में होता है। यानी उसको उत्तर भारत में देखेंगे तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र दो मुख्य नदियां हैं, परंतु इसमें से भी कुछ आर्थिक और भौगोलिक कारणों से अधिक दूरी तक नावें नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रूगढ़ से सदिया तक तथा गंगा में पटना तक नावें चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त हुगली में कलकत्ता से सुंदरबन तक या घाघरा में गंगा के संगम से वरहज तक या वरहज तक नावें चलाई जाती है। देश की परिवहन व्यवस्था में अंतर्देशीय जल परिवहन का भाग 1% है, बहुत कम मात्रा में 1% है। और दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी इन नदियों की माध्यम से नावें चलाई जा सकती है। भारत में नदी परिवहन के मार्ग से भी काफी भौगोलिक कठिनाइयां प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आंतरिक जल मार्ग विकसित नहीं हो सका। भारतीय नदियों का बहाव सदैव समान नहीं रहता। एक तो क्या कि भारतीय नदियों का बहाव समान नहीं रहता और वर्षा ऋतु में काफी उमड़ आती है और ग्रीष्म में सूखा पड़ जाता है। कभी कभी तीव्र वेग के कारण मार्ग भी बदल जाते हैं।
अधिकांश नदियाँ, भारत की अधिकांश नदियाँ मुहानों पर डेल्टा बनाती है तथा इनके रेत का जमाव, कई बार रेत का जमाव होता है। कई कारण बड़े बड़े जलयानी के चलने से बाधा आती है। दक्षिण भारत की नदियाँ समतल भूमि पर नहीं बहती क्योंकि उसमें गहरी घाटी बनती है। गहरी घाटी उसमें बनने के कारण जल परिवहन में काफ़ी रुकावट आती है। रेल एवं सड़कों के विकास योग्य नहरों की कमी है। कुछ नहरों की लंबाई 3000 या 4300 किलोमीटर है और 900 किलोमीटर का भी वास्तविक उपयोग होता है। जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए, जैसे गंगा नदी की नहरें, पंजाब की सरहिंद नहर, बकिंघम नहर, सर्कुलर नहर, पश्चिम बंगाल की सर्कुलर नहर, ऐसी कई मात्रा में नहरें भारत में दिखाई देती है, जिससे भारत सरकार को जैसे कृष्णा नहर, बहुउद्देशीय नहरों की योजनाओं के कारण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नहरें बड़ी मात्रा में निकाली जा रही है और बड़ी नदियों पर, यह नहरें बड़ी नदियों पर बनाई गई है। जिस प्रकार की नहरें दामोदर घाटी परियोजना, हुगली नदी परियोजना, रानीगंज कोयला खान से जोड़ने के लिए बनाई गई जो योजनाएं हैं, इसमें आंतरिक जल परिवहन का विकास बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देता है। तो भारत में समुद्री परिवहन और जहाज रानी उद्योगों का जो विकास है वो इस मात्रा में दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में समुद्री परिवहन को विकसित करने के लिए आरंभ से जो भी भारत सरकार ने प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप आज भी समुद्री परिवहन की दृष्टि से एशिया में दूसरे सबसे बड़े देश है। भारत एशिया में सबसे दूसरा बड़ा देश है और विश्व में इसका 17वां स्थान आता है। भारत का स्थान 17वां आता है। तो भारत में जहाज बनाने का सर्वप्रथम कारखाना 1947 में 1947 में विशाखापट्टनम में बनकर तैयार हुआ, जो 1948 में इस तरह कारखाने में प्रतिवर्ष 2 जहाज बनाने लगे, किंतु 1949 में सिंधिया कंपनी ने इस कारखानों को चलाने के लिए असमर्थता प्रकट की और भारत सरकार काफ़ी कठिनाइयों से सरकार को गुजरना पड़ा। इस तरह से भारत में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1952 में भारत सरकार ने की और उसके तहत कोचिन शिपयार्ड की स्थापना भी जापान के सहयोग से भारत में निर्माण की गई। इस तरह से भारत में 2 कच्चे तेल के टैंकरों का भी निर्माण किया गया, 5 मालवाहक जहाज बनाए गए। इसके माध्यम से जल परिवहन का विकास उत्तर बढ़ता गया। तो भारत में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, एसआर शिपिंग लिमिटेड, चौगुले स्टीम शिप, साउथ इंडिया शिपिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया स्टीम शिप कंपनी, सुरेंद्र ओवरसीज लिमिटेड, सेंचुरी शिपिंग कंपनी, इस तरह की कंपनियां हैं जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में और भारत के स्वेज जलमार्ग या सिंगापुर जलमार्ग या ऑस्ट्रेलियन जलमार्ग या इस तरह से जलमार्गों में भारत की जल परिवहन के माध्यम से भारत सरकार को आय प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल परिवहन का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके देश के विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण करने के लिए जल परिवहन का महत्व इस तरह से माना जाता है कि उत्तर पूर्व भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और अनेक बार कई महीनों के लिए सड़क यातायात बंद हो जाती है। तो ऐसे समय में जल मार्ग लाभदायक हो सकता है। भारत में ऐसे समय में भारतीय जल मार्ग लाभदायक हो सकते हैं। लंबी यात्रा के लिए, भारत में लंबी यात्रा के लिए अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए जल परिवहन या रेलवे परिवहन या सड़क परिवहन
यानी रेल परिवहन और सड़क परिवहन से भी सस्ता जल मार्ग अगर कहीं प्राप्त होता है तो वो जल परिवहन मार्ग होता है भारत में। और कलकत्ता से आसाम की बड़ी मात्रा में मशीनें ले जाने के लिए, भारी नल या भारी उपकरण जल मार्ग से भेजे जाने के लिए भी भारत में कलकत्ता की चाय, जूट, चावल कई शहरों तक पहुंचाने के लिए जल मार्ग का प्रयास किया जाता है या उसको उपयोग में लाया जाता है। भारत में कई हजार किलोमीटर रेल है, सड़क परिवहन है, इसके बावजूद भी माल एक साथ बहुत सा टन माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में जल परिवहन का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।